आपको मालूम है कि जब ए भी चलेगा बी भी चलेगा तो 3 घंटा से कम समय लगेगा। लेस देन 3 आवर्स। ठीक है, अगर यहाँ पर ए स्थिर होता और बी केवल चलता तो लगता 2 घंटे का टाइम। अगर यहाँ से क्या हुआ कि बी चलना शुरू किया और ए भी अगर यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा, तब तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं 2 घंटा से तो कम का ही टाइम रहेगा, लेस देन 2 आवर्स का। अगर ए केवल खड़ा रहता, केवल बी चलता तो 2 घंटा में पहुंच जाता, लेकिन जब ए भी चलना शुरू हो जाएगा और बी भी चलेगा तो कहीं ना कहीं 2 घंटा से कम का समय लगेगा। तो अगर बी स्थिर है तो ए को पहुंचेगा तब 3 घंटा। तो ए भी चलना शुरू किया बी भी चलना शुरू किया तो 3 घंटा से कम। अगर आप बोल दिए कि अगर ए स्थिर है बी चलता तो 2 घंटे का टाइम, अगर बी चलना शुरू कर दिया ए भी चलना शुरू करेगा तो बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा, मतलब 2 घंटा से कम का टाइम रहेगा। ये तो कन्फर्म है। तो कम का टाइम लगेगा, टाइम कम लगेगा, लेस टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब है मोर स्पीड, यही ना बोलिएगा। समय कम लगेगा तो ज्यादा स्पीड होना चाहिए, तो स्पीड ज्यादा कब होगा, जब दोनों को जोड़ लीजिएगा। स्पीड ज्यादा का मतलब है कि दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो आप यही समझिएगा कि जब एक ही दिशा का कहानी बन के आएगा तो माइनस करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन का कहानी बन के आएगा तो प्लस करते हैं। सीधा सीधा कहानी, बस यही सोच के चलिएगा। तो रिलेटिव स्पीड का कहानी है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चल रहा हो तो माइनस कर देंगे। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट में आपको समझ में क्या आया? रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल वाले केस में कि अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन का केस रहेगा, एक ही दिशा में चलने वाला केस, एक ही दिशा में चलने वाला केस, तो आप बोल दीजिएगा रिलेटिव स्पीड में माइनस का काम करेंगे, मतलब डिफरेंस ऑफ स्पीड निकालेंगे। बोल देंगे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्पीड निकालेंगे। और दूसरा केस आपसे बोल दिया कि अगर यही अपोजिट डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर का कहानी रहेगा, एक इधर जाता है दूसरा इधर आता है, तो रिलेटिव स्पीड में अपना बोल दीजिएगा प्लस का केस बनता है। इसको बोल देते हैं सम ऑफ स्पीड। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका रिलेटिव स्पीड। जैसे ही केवल एक ऑब्जेक्ट है वहां पर आपका सिंपल टाइम स्पीड डिस्टेंस का कहानी बनेगा। जैसे ही एक से ज्यादा दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगा वैसे ही आप रिलेटिव स्पीड पकड़ लीजिएगा। एक आदमी दौड़ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दूसरा आदमी भी दौड़ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। आपसे कह देता है कि दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहा है तब बताइए रिलेटिव स्पीड, तो आप बोल दीजिएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे बोल दिया कि एक जा रहा है इधर दूसरा जा रहा है इधर, तब क्या बोल दीजिएगा रिलेटिव स्पीड, तो आप बोल दीजिएगा 8 और 5 मिला के 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यही रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। अगर बोलेंगे कि दूसरा आदमी भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है तब क्या होगा, दूसरा आदमी भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है। अब क्या लिखेंगे, तो अगर डायरेक्शन सेम होगा तो रिलेटिव स्पीड बोल दीजिएगा 0, रिलेटिव स्पीड बोल दीजिएगा 0। ऐसा कैसे, तो आप ध्यान में करिएगा जिस समय रोड पूरा खाली होता है, आप दो फ्रेंड साइकिल से जा रहे हैं चाहे बाइक से जा रहे हैं स्कूटी से जा रहे हैं, आराम से बतियाते बतियाते हुए जा रहे हैं, आराम से बतियाते बतियाते जा रहे हैं। यहाँ पे सोचिए कि आप ए है, यहाँ पर सोचिए कि दूसरा बी है, तो रोड पूरा खाली है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे बी बढ़ेगा। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या है कि दो पैरेलल चलते जाएगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा जब तक कि अपना स्पीड कम या ज्यादा नहीं करे। ठीक है, तो बस यही कहानी, जब दोनों का स्पीड सेम रहेगा दोनों पैरेलल चलेगा, कभी कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो बस यही कंसेप्ट लेके चलिएगा। तो एक दिशा में रहेगा तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस, इस बात का ख्याल रहे। आगे बढ़िए। रिलेटिव स्पीड के बाद बन के आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है औसत चाल। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या काम करिएगा, स्पीड बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम होता है। हमसे औसत पूछता है, इसका मतलब एवरेज का मतलब जानते हैं कि सम बाई नंबर होता है। एवरेज का मतलब है सम बाई नंबर।
तो काम यहाँ पर क्या करेंगे, जब स्पीड के बारे में पूछा जाएगा तो स्पीड में क्या करने जाएंगे हम लोग कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसको लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा। बस स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम यही बोलेंगे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम यही बोलिएगा। यही आपका औसत चाल होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। जब आपसे औसत चाल पूछा जाएगा तो कुल दूरी बटा कुल समय बोलिएगा। कुल दूरी बटा कुल समय, कितना दूरी था और कुल कितना समय लगा, बस इसी चीज को लेके चलिएगा। एक बार समझिए पहले, ए से बी पर जाने में, ए से बी पर जाने में बीच में आपका सी मिलता है, फिर मान लेते हैं डी मिलता है। यहाँ से आपको बोल दिया कि ए से सी पर जाने में हमको लग गया है 3 घंटे का टाइम और स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा बोल दिए। यहाँ पर क्या बोल दिए, अब सी से डी पर जाने में ये दूरी है 10 किलोमीटर का और हम मेरा स्पीड है यहाँ पर कर देते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कर देते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा सी से डी पर जाने के लिए। यहाँ पर क्या बोल देते हैं, यहाँ का बोल देते हैं कि यहाँ पर डी से बी पर जाने में मेरा स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाते हैं और हमको लग जाता है कितना, 4 घंटा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए, ए से बी पर जाने का एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए। अब आप सोचिएगा कि अब ए से तो यहाँ पर गया है, यहाँ पर मन में आएगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मन में आएगा कि एवरेज स्पीड 5, 2 और 3 को जोड़ लेते हैं और 3 से भाग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो 5 3 8 2 10 बटा 3 का मतलब हो जाएगा 3.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस कंसेप्ट पर लेके नहीं काम करिएगा, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आपसे जो कहा गया है उसी का ध्यान रखिएगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमेशा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम का यूज करिएगा। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम का यूज करिएगा, तभी एवरेज निकल के आएगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। आप सोचिए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ से कि ए से सी का दूरी कितना, ये नहीं दिया हुआ। तो डिस्टेंस बराबर तो स्पीड इनटू टाइम, 3 घंटे का समय लगा ए को सी पर जाने में और स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे का, इसका मतलब है 15 किलोमीटर का ये दूरी होगा। सी से डी का दूरी तो आपको मालूम है कि 10 किलोमीटर है दिया हुआ। अब यहाँ से डी से बी का दूरी कितना है भाई, तो 4 घंटा का टाइम लगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। 1 घंटा में 3 किलोमीटर, 4 घंटा में 12 किलोमीटर, बोलिएगा डी से बी का दूरी है 12 किलोमीटर। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। 15 में 12 जोड़ेंगे 27, में 10 जोड़ेंगे 37, टोटल डिस्टेंस कहलाएगा 37 किलोमीटर। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब टोटल टाइम कितना लगा, तो ए से सी पर जाने में तो 3 घंटा दे दिया, सी से डी पर जाने में कितना समय, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 10 किलोमीटर का दूरी तय करने में 5 घंटे का टाइम लगेगा। यहाँ का टाइम है 5 घंटा। डी से बी पर जाने में 4 घंटा दिया हुआ। टोटल टाइम कितना, तो बोलिएगा 5 3 8 और 4 12 किलोमीटर, सॉरी 12 घंटे का टाइम लगा। कितना बोल दीजिएगा, 12 घंटे का टाइम लगा। अब इसी को आप तोड़ लीजिएगा, तो 12 × 3 = 36, 1/12, 3.1/12 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका एवरेज स्पीड बन के आएगा। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम लेके चलिएगा। इसी एवरेज स्पीड में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसी में सोचिएगा कि अगर आपसे ए से बी का दूरी कुछ दिया रहेगा, ए से बी का दूरी मान लीजिए डी किलोमीटर दिया हुआ। आपसे कहेगा कि कोई आदमी ए से बी पर जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लौट के आता है y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा कि ए से बी पर जाने और बी से ए पर लौट कर आने में एवरेज स्पीड क्या होगा। ए से बी पर जाने और बी से ए पर आने में एवरेज स्पीड क्या होगा, ये बताना है आपको। आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम।
और यहाँ पर हमारे पास टाइम कितना है दिया हुआ। तो एवरेज स्पीड है कितना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, बोलिएगा सोच के देखिए, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, ए से बी पर जाता है डी किलोमीटर, लौट के आता है बी से ए पर डी किलोमीटर, तो डी और डी मिलाकर 2D, तो बोलिएगा ना टाइम कितना लगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड डी बाई एक्स। टाइम कितना लगा, डी बाई एक्स घंटा लगा होगा जाने में, आने में कितना देर, तो डी किलोमीटर का दूरी है वाई किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड डी बाई वाई बोल दीजिएगा। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2D बाई, इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स वाई एलसीएम जाएगा, आप लिखिएगा इसको डी वाई प्लस डी एक्स। इसी को सॉल्व करिएगा तो 2D, नीचे आपका D कांस्टेंट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसको x प्लस वाई और ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है हमको कि D से D कैंसिल है, तो आप लिखिएगा यहाँ पर 2xy बटा एक्स प्लस वाई, 2xy बटा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब जब कांस्टेंट डिस्टेंस हो, ए और बी के बीच का दूरी कांस्टेंट हो, हमसे एवरेज स्पीड पूछे, तो क्या करिएगा, दोनों जो आपका स्पीड है उसको गुना करके डबल कर दीजिएगा, और नीचे आपका एक्स प्लस वाई, नीचे जो आपका स्पीड है उससे जोड़ दीजिएगा। बस यही आपका आंसर बन के आएगा। एक बार जरा सोचिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। अगर आपसे कह दिया कि एक आदमी ए से बी पर, अगर आपसे कह दिया यहाँ से एक आदमी ए से बी पर जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और बी से ए पर लौट के आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या था। एवरेज स्पीड क्या था, नॉर्मली आप पढ़े थे कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, आपके मन में होता कि ए और बी के बीच का दूरी तो नहीं दिया हुआ है, ए और बी के बीच का दूरी नहीं दिया हुआ है, तो समय कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया होता, मान के चलिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आपसे बोल दिया 60 और 40 के बीच है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा बोल देते हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा बोल देते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निकाल नहीं सकते, पांचवा देते हैं नॉन ऑफ दीज। अगर ये 5 ऑप्शन होता तो मन में पहला ख्याल आता कि सर टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, टोटल टाइम नहीं निकाल पाएंगे, इसका मतलब आंसर सी एंड डी होना चाहिए, मन में आता। दूसरा बहुत हिम्मत करते तो सोचते कि जब कुछ नहीं दिया हुआ है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लौटेगा, तो एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, तो 60 40 मिला के 100 बटा 2 करेंगे तो हो जाएगा 50। ऑप्शन में 50 दिख रहा है, ये लगाने का मन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। अभी आपको मालूम चल गया है कि हमको करना क्या होगा, तो करना होगा हमको कि 2xy बटा एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला दिए थे आपको अभी एवरेज स्पीड निकालने के लिए, कि अगर यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा हो और यहाँ पर अगर y किलोमीटर प्रति घंटा हो और डिस्टेंस कांस्टेंट हो AB के बीच का, AB के बीच का अगर दूरी नियत हो, कांस्टेंट हो, तब के केस में इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कर देंगे, 2 इंटू 40 इंटू 60 कर दीजिएगा, नीचे x प्लस वाई 40 में 60 जोड़ेंगे, इसी को सॉल्व करिएगा तो 6 चौके 24 गुना 48, 100 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में 100, इसका डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल, आंसर बन के आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में दिया होता तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाता, नन ऑफ दीज। मतलब ये डी भी गलती है और ए भी गलती है, समझ गए ना। आंसर नन ऑफ दीज 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। डिटेल्स आप बनाना भी चाहते हैं तो मान लीजिए ए और बी के बीच का दूरी को अगर हम लोग डी किलोमीटर बोल देते, तो ए से बी पर जाने में डी किलोमीटर, लौट कर आने में डी किलोमीटर, तो क्या बोल देते अब 2D हो जाता डिस्टेंस। समय कितना, तो बोलते हैं डी बाई 40 प्लस बोल देते हैं डी बाई 60। इसी को सॉल्व करने की बारी आती तो आप लिख देते ऊपर में 2D, नीचे में हो जाता है 120 एलसीएम, यहाँ पर लिखते 3D, यहाँ पर लिखते 2D। इसी को सॉल्व करवाते 2D बाई 5D और ऊपर हो जाता है 120। इसी को बोलते हैं डी से डी काटिए, 5 से काटेंगे तो 24 कटेगा, 24 गुना 48, यही आपका किलोमीटर प्रति घंटा इस पर ले लेते।
यहाँ तक तो ठीक है भाई। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन पर हम लोग आगे काम करेंगे। तो ये आपका एवरेज स्पीड का कहानी था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए पहले एक बार। यहाँ तक सबका क्लियर है ना? यस यस सर। है। चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं अभी आगे। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड क्या कंसेप्ट हुआ? सेम डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस, अपोजिट में रहेगा तो प्लस, ध्यान रखिएगा। दूसरा एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को ध्यान रखिएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला बताया गया था उसको लेके चलिएगा। ठीक है, कंसेप्ट अब एक ही बार बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं हम ट्रेन के बारे में। अब कुछ फॉर्मूला बता दे रहे हैं ट्रेन के बारे में। तो ट्रेन वाले केस में क्या सोचिएगा, ये ट्रेन वाले में क्या सोचिएगा उसको देख लीजिए। कंडीशन क्या सब बनता है कि या तो एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को पास करता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को पास करता है, ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, या ट्रेन किसी आदमी को पास करता है, ऐसा क्वेश्चन दिया होता है। ट्रेन किसी खंभा को पास करता है, किसी पेड़ को पास करता है, ऐसा करके दिया रहेगा। ठीक है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करेगा, ऐसा करके दिया रहेगा। किसी ब्रिज को पास करेगा, ऐसा दिया रहेगा। किसी टनल को पास करेगा, सुरंग को, उसके बारे में दिया रहेगा। तो ट्रेन में दो ही चीज कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि किस किस चीज को पार करता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो, एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं ट्रेन के लेंथ के हिसाब से, और एक को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दूसरा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रेन के लेंथ के रेस्पेक्ट में। ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या मतलब बन के आया, समझिए इस चीज को। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पास करता है, ध्यान से समझिएगा, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करता है। ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को पास करता है, अदर ट्रेन को पास करता है, ट्रेन अगर टनल को पास करता है, किसी सुरंग को पास करता है, ट्रेन अगर किसी ब्रिज को पास करता है, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिसको ट्रेन की तुलना में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में। ट्रेन ऐसा ऑब्जेक्ट ये हुआ कि ट्रेन के लेंथ के रेस्पेक्ट में, ट्रेन का जो अपना लंबाई है उसके रेस्पेक्ट में इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है। कैसे है इसको बता देते रहे। दूसरा कहानी आपसे क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए किसी मैन को पास करता है, कोई स्टैंडिंग आदमी खड़ा है, उसके बारे में बात हुआ। किसी पोल के बारे में बात हो रहा है, कोई खंबा है। इसी में आता है सिग्नल पोस्ट पे गाड़ी खड़ी है, सिग्नल पोस्ट को पास करता है। आप जानते हैं जब कभी ट्रेन में पास करते हैं, चढ़ते हैं, जाते हैं कहीं, तो होता है ना स्टेशन आने से पहले, अरे आउटर सिग्नल पे गाड़ी खड़ी है, तो इसका मतलब है कि सिग्नल पोस्ट का मतलब वही खंबा वाला केस। ठीक है, अगर ट्री के बारे में बात हो रहा हो, अगर ट्री के बारे में बात हो रहा हो, ईटीसी वाला केस समझ के चलिए। तो वैसा केस जिसमें आप बोल रहे हैं कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये अभी खूब क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब हम आपसे ऐसा बोलना चाहते हैं, अभी सोचिए, अब हम आपको ऐसा बोलना चाहते हैं कि अब यहाँ पे एक ट्रेन को लगा दिए। ठीक है, आप सोचिए कि आप किसी स्टेशन पे खड़े हैं, आप किसी स्टेशन पे खड़े हैं, यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, ऐसा सोचिए। और यहाँ पे अगर कोई पुल है, ये आपका पुल है, ब्रिज, प्लेटफॉर्म है, टनल है, यही ना लंबाई बन के आएगा भाई। और सोचिए कि यहाँ पर आदमी कोई है, आप यहाँ पर खड़ा होकर देखने के लिए खड़ा है। तो ट्रेन आपको पास करेगा, इसका मतलब क्या करेगा, सोचिए ना एक बार। ट्रेन अगर आपको पास करेगा मतलब ट्रेन यहाँ से आई है, इसका इंजन यहाँ पर आया, और फिर अगला कंडीशन क्या बन गया कि आपको, फिर इस बीच में एक बार ट्रेन घुसा, पास करते करते ट्रेन बढ़ा, फिर एक सिचुएशन ये आया कि आपको पार करके निकल गया, आपको पार करके निकल गया। तो आपको पार करने का मतलब क्या है कि आपको पार करे तब, या यहाँ पर कोई पोल हम लगा दिए, कोई खंबा कर दिए, उसको बगल से ट्रेन पास हो रही है,
तो ट्रेन ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका लंबाई ट्रेन की तुलना में इग्नोर कर सकते हैं, उसको पार करने में केवल ट्रेन अपने लेंथ को पार करता है। आप सोचिए कि स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है और आप यहाँ पर चले गए, आप खड़ा है, तो आप कितना जगह लेते हैं, एक बार इमेजिन करिए। ट्रेन जितना जगह लेती है उसके तुलना में आप कितना जगह लेते हैं, तो ट्रेन की तुलना में आप बोलेंगे कि आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, आपका लेंथ नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, स्पेस जो ऑक्युपाइड है आपका, वो सोचिएगा कि ट्रेन की तुलना में आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा कि ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, किसी ब्रिज के बारे में बात करते हैं, तो ट्रेन को पास करने के लिए क्या करना होगा कि किसी ब्रिज को पास करेगा। मान लीजिए ये ब्रिज है, ये ब्रिज है और ये ट्रेन अगर है, यहाँ से ट्रेन आई, तो एक सिचुएशन ये बना कि ट्रेन यहाँ पर तो आई, अब फिर ट्रेन आगे बढ़ेगी तो एक बार क्या होगा, इसका पूरा पूरा पैरेलल करेगा, समझ रहे हैं ना। फिर ट्रेन बढ़ना आगे आगे शुरू हुआ, फिर क्या होगा कि धीरे धीरे करेगा, तब आप बोलिए कि हाँ सर अब ट्रेन पार कर गई। तो ट्रेन जब किसी पुल को पार करेगा तो अपना लंबाई तो पार करेगा ही, साथ में इस पुल के लंबाई को भी पूरा पार करेगा, तब ही बोलेंगे ट्रेन पार कर गया। लेकिन जब किसी खंबा को पार करने का मतलब है, सोचिए कि एक ट्रेन जा रही है और यहाँ पर कोई खंबा है, इसको पार किया तो क्या होगा, ट्रेन गई और पार कर गई, मतलब केवल अपना लेंथ को पार किया। बस इस चीज को समझना है आपको। ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं ऐसा। एक सिंपल एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि आपका 10,000 रुपया दिया हुआ किसी फ्रेंड को, 10,000 रुपया आप अपना किसी फ्रेंड को दे रहे हैं, 10,000 रुपया अपना फ्रेंड को आप उधार देने गए। सिंपल वे में सोचिएगा, 10,000 रुपया, दो फ्रेंड, एक आपका ए है दूसरा आपका बी है, दो फ्रेंड है, आपसे दो दो आदमी 10,000 रुपया उधार लिया। ध्यान से समझिएगा, 10,000 रुपया आप ए को दिए, 10,000 रुपया आप बी को दिए। 10,000 रुपया ए को उधार दिए, 10,000 रुपया बी को उधार दिए, आपके पास 20,000 रुपया उधार लगा दिया अपना। अब जरा सोचिए कि फ्रेंड सर्कल में है, आप दे दिए इसको, ये आपको वापस करने आया तो 9,999 रुपया तो दे दिया, 1 रुपये का सिक्का खोज रहा है आपको देने के लिए, उसको अभी नहीं मिल रहा है। दूसरा फ्रेंड आपको आया है, 8,000 रुपया तो दे दिया है, 2,000 रुपये का नोट खोज रहा है कि अब आपको देगा। ठीक है। इसका 2,000 रुपये का नोट नहीं दिख रहा है, इसको 1 रुपये का नोट नहीं दिख रहा है। मतलब मान लेते हैं हम लोग ऐसा कि इसका 1 रुपये का सिक्का गिर गया, इसका 2,000 रुपये का नोट गिर गया। दो सिचुएशन आपके हाथ में है, आप क्या करेंगे। अगर पहले वाला फ्रेंड ये होता बी, चाहे बाद वाला ये होता, ऐसा बोलते कि पहले ए आता उसके बाद बी आता, चाहे दोनों साथ में आता, यही कंडीशन न बनेगा। तो आप इससे पूछते भाई पैसा दे दो, ये आपको 8,000 रुपया दे दिया है, बोला है 2,000 रुपये का नोट नहीं मिल रहा है, कहीं गिर गया है। यहाँ पर आप बोलिएगा कि कोई बात नहीं है बाद में दे देना, यहाँ पर आप बोलेंगे बाद में दे देना, यहाँ पर बोलेंगे बाद में दे देना। मतलब 10,000 रुपया के रेस्पेक्ट में 2,000 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरा फ्रेंड 9,999 रुपया दे दिया, 1 रुपया के लिए बाप बाप कर रहा है, आप क्या करेंगे, अरे छोड़ दे यार कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप दानी महात्मा बन जाइएगा, यहाँ पर आप बोलेगा इसको इग्नोर कर दो ना, छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहानी बन के आता है, सोचने का कहानी है। तो आप यहाँ पे क्या है कि 10,000 के तुलना में 1 रुपया को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन 10,000 के तुलना में इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाइएगा। ये बात समझ में आया, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाइएगा। सेम सिचुएशन है कि अगर ये हमारा ट्रेन है, ये अगर हमारा ट्रेन है, वैसा ऑब्जेक्ट जिसका लंबाई, जिसका जो जगह घेरता है, वो वो आप कब इग्नोर कर सकते हैं, कब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो वो जस्ट आप सोच सोच के समझ सकते हैं कि जिसका लेंथ आप देखते हैं, कि जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, अगर आप इग्नोर कब करिएगा, यहाँ पर इग्नोर करने का है, यहाँ पर इग्नोर नहीं करने का है, यहाँ पर इग्नोर नहीं करने का, यहाँ पर बोलिएगा इग्नोर करने का। तो कौन सा सिचुएशन बनेगा, तो इग्नोर करने वाला केस में यहाँ पर बोलिए कि इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जब हमसे प्लेटफॉर्म का केस बनेगा, ब्रिज का केस बनेगा, टनल का बनेगा, चाहे कोई दूसरा ट्रेन का बनेगा, तो बोलेंगे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी अपनी कुछ लंबाई होगी। और जिसको इग्नोर कर सकते हैं वो जब मैन रहेगा, आपसे पोल रहेगा, पेड़ रहेगा,
सिग्नल पोस्ट रहेगा, इस सब के बारे में बात होगी तो आप बोलेंगे इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसी में अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आएगा, फॉर्मूला ही लिखवाते हैं पहले। यहाँ पे ट्रेन के लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि टाइम टेकन बाय ए ट्रेन, अभी देख लीजिए केवल समझते चलिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। तो हम फास्ट लिख देते हैं कि टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस एन स्टैंडिंग मैन, ए पोल, ए ट्री, ए सिग्नल पोस्ट, ETC कर देते हैं। मतलब ट्रेन की तुलना में जिसका लेंथ का मतलब जगह से सोचिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। स्पेस ऑक्युपाइड, जितना जगह वो लेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेंथ का मतलब उसका लंबाई वर्टिकल नहीं ले लीजिएगा, जिसका लेंथ, जगह मतलब यहाँ पर हम बोल देते हैं हॉरिजेंटल, मतलब क्षैतिज, नॉट वर्टिकल, चल रहा है। ऊर्ध्वाधर नहीं पकड़ना है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर नहीं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा भाई, क्या बोल रहे हैं कि ट्रेन की तुलना में जिसका लेंथ, हॉरिजेंटल के बारे में लेना है, हॉरिजेंटल, ये आप वर्टिकल हाइट नहीं पकड़ लीजिएगा। विंडो में एरर आ गया था भाई, ठीक है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ट्रेन वाले के लिखवा रहे थे, ठीक है, लिख दे रहे टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस एन स्टैंडिंग मैन, ए ट्री, ए पोल, ए सिग्नल पोस्ट, ETC, ठीक है। कितना समय लगता है, तो आप इसमें क्या लिख रहे थे कि जो ट्रेन की तुलना में जिसको नगण्य कर सकते हैं, ठीक है, स्पेस जिसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस जुड़ेगा उसके बारे में हम लिखते नहीं है, हम बढ़ा देते हैं आगे। यहाँ पर टाइम बराबर जानते हैं आप डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते हैं। डिस्टेंस में क्या काउंट करिएगा, तो लिखिएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लिखिएगा यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन, और नीचे क्या लिखिएगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, नीचे क्या लिखिएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। इसको कर लीजिएगा कि जब कोई ट्रेन, किसी खड़ा आदमी जब खड़ा है, कोई पेड़ है, कोई पोल है, कोई सिग्नल पोस्ट है, इसको पार करता है तो क्या कहानी बन के आएगा, इसके लिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा केस इसी में जब आता है कि टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस एन स्टैंडिंग ट्रेन, जब कोई ट्रेन खड़ी है किसी प्लेटफॉर्म के बारे में, ए प्लेटफॉर्म, ए टनल, TUNNEL टनल, सुरंग के बारे में, ए ब्रिज, ETC बोलते हैं। जब कोई ट्रेन किसी खड़ी रेलगाड़ी को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को या किसी पुल को पास करती है
तब के केस में कितना समय लगेगा। तो क्या बोल दीजिएगा यहाँ से कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस में क्या काउंट करिएगा, तो लिख लीजिएगा आप कि लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई को तो लिखेंगे ही, ट्रेन की लंबाई को तो लिखेंगे ही, साथ में क्या दिया रहेगा, तो जो भी आइटम दिया रहेगा आपके पास, लेंथ ऑफ ब्रिज हो तब, प्लेटफॉर्म हो तब, टनल हो तब, या दूसरा कोई ट्रेन हो तब, जो भी दिया रहेगा, ब्रिज प्लेटफॉर्म या टनल डॉट डॉट कर देते हैं, जो भी रहेगा सबको जोड़ दीजिएगा ऊपर में डिस्टेंस की जगह पे, और नीचे में क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, स्पीड ऑफ ट्रेन, नीचे लिखिएगा स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जब यहाँ पे दोनों में अंतर क्या दिखा कि जिसको इग्नोर कर सकते हैं उसमें केवल लेंथ ऑफ ट्रेन लिखाता है, ठीक है, और जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं उस वाले केस में दोनों के लंबाई को जोड़ कर लिखते हैं यहाँ से टाइम निकालने के लिए। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। इसी में आगे बढ़ा देते हैं। अब कट जाएगा 7 मिनट के बाद तो खत्म समझिएगा, जितना देर हो पाता है, जितना हो पाता है इसमें हम लिख देते हैं। यहाँ पर टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए रनिंग मैन, ए रनिंग मैन, जब कोई ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी को पास करता है तो कितना समय लेगा। तो अब यहाँ पर दो सिचुएशन बन के आएगा, एक तो पहला रहेगा डायरेक्शन सेम होगा तब, और दूसरा कंडीशन बनेगा कि जब आपका डायरेक्शन चेंज रहेगा तब, अपोजिट डायरेक्शन का केस। एक रहेगा सेम डायरेक्शन में, दूसरा रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप जानते हैं कि जब डायरेक्शन सेम रहेगा तो क्या बोलिएगा, तो बोलेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस में क्या, तो लिखिएगा लेंथ ऑफ ट्रेन और नीचे में लिखिएगा रिलेटिव स्पीड। समझ रहे हैं ना, यहाँ भी वही कहानी, टाइम कितना है क्रॉस करने में, आप बोलिएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस में कितना, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, और नीचे लिखिएगा रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर टाइम बराबर लिखेंगे हम लोग लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, और एक ही दिशा में जा रहा होगा तो आप बोलेंगे डिफरेंस ऑफ स्पीड। आप बोलेंगे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्पीड, चालों का अंतर, ट्रेन की लंबाई नीचे चालों का अंतर, और यहाँ पर टाइम में क्या लिखिएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, नीचे रिलेटिव स्पीड का मतलब है सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड चालों का जोड़। ठीक है, तो यही आपका रहेगा कि जब सेम डायरेक्शन का केस तो माइनस करके सोचिएगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन का केस तो प्लस करके सोचिएगा। ट्रेन की लंबाई को ही सोचिएगा आदमी के केस में, ठीक है। और जब यहीं पर होता है कि एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को पास करता है तब क्या करेंगे, बोलिएगा यहाँ पर कि टाइम टेकन बाय, सबको अपना उतार लीजिएगा बढ़िया से, अगले क्लास में डिस्कशन होगा, कल का क्लास ऑफ रहेगा, परसों क्लास करेंगे हम लोग। टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स टू क्रॉस each other if they are running with different speed। टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स टू क्रॉस each other if they are running with different speed। अगर एक ही स्पीड से चलेगा और एक ही दिशा में जाएगा तो कभी क्रॉस नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो पक्का क्रॉस करेगा। लेकिन हम डिफरेंट स्पीड इसलिए लिख दिए हैं कि आपको समझने में आसान हो कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो कितना देर रहेगा क्रॉस करने में, तो टाइम बराबर बोलते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस में लिखिएगा आप ऊपर में कि सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, दोनों ट्रेन के लंबाइयों का जोड़ बोल देंगे, और नीचे सेम है दिया हुआ तो बोलेंगे डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, दोनों ट्रेन के लंबाइयों का जोड़ ऊपर में रहेगा
और उनके चालों का अंतर नीचे में रहेगा। दूसरा केस, जब वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तब क्या होगा, तो लिखिएगा टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस में तो ऊपर वही रहेगा कि सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, और नीचे में क्या बोल दीजिएगा, तो सम ऑफ देयर स्पीड। नीचे में लिख दीजिएगा सम ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर कि टाइम बराबर क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन वन, लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू, और नीचे में हम लोग डिफरेंस मान लेंगे। अब जो भी बड़ा छोटा होगा उसका डिफरेंस कर देंगे। मान लीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन वन यहाँ पे लिखिए, स्पीड ऑफ ट्रेन वन माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन टू। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन वन ज्यादा होगा स्पीड ऑफ ट्रेन टू से तब, नहीं तो अगर ये टू ज्यादा होगा तो टू माइनस वन कर देंगे यहाँ पर, समझ गए, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। और दूसरा वाला केस में समझ ही रहे होंगे कि क्या लिखना है, लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू, और नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन वन प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन टू। बस यही कहानी है, इस चीज को ध्यान देके समझिएगा, बहुत काम आपका आसान हो जाएगा। अब एक और मेजर कंसेप्ट है, लेकिन अब उसको अगले क्लास में सीखेंगे हम लोग। तो जितना पढ़े हैं इस सबको ढंग से ध्यान देके समझ लीजिएगा, एक प्रॉपर अपना नोट कर लीजिएगा इस सब चीज को। अब जैसा भी होगा इसको डिस्कस किया जाएगा अगले क्लास में। ट्रेन वाले केस में देख लिए कि जब पोल को पास करेगा वैसा ऑब्जेक्ट जो ट्रेन की तुलना में जिसका लेंथ, जिसका हॉरिजॉन्टल लेंथ हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो वो ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पास करेगी, और जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं उस वाले केस में दोनों के लंबाई को जोड़कर काम कर लेंगे। बस इसी हिसाब से निकाल दीजिएगा। चलिए क्लास खत्म है आज का भाई।